अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको घुसपैठ का एक ऐसा रूट जिसे बांग्लादेशी, जिसे रोहिंग्या भारत में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत और नेपाल का ओपन बॉर्डर करीब 1880 किलोमीटर लंबा है। उत्तराखंड में 275 किलोमीटर का यह बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश में 551 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। बिहार में 726 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और सिक्किम में 99 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और पश्चिम बंगाल से यही बॉर्डर 275 किलोमीटर का है। लेकिन ऑपरेशन घुसपैठिया पूरी स्पीड में आगे है। नेपाल बॉर्डर से लेकर के लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ तक हर उस जिले में सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका है। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी ने ठान लिया है, अब यूपी में ना तो कोई बांग्लादेशी बचेगा और ना ही कोई रोहिंग्या ही छिप पाएगा, क्योंकि यूपी में घुसपैठ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मिशन तय है और विजन एकदम क्लियर है। टारगेट पर है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या और संकल्प है यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। लिहाजा यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच हो रही है। फिर घुसपैठियों की लिस्ट तैयार कर डिटेंशन सेंटर भेजने का प्लान है। इस बीच खास तौर पर यूपी नेपाल बॉर्डर पर खास नजर रखी जा रही है। और अब एक्शन की तस्वीर भी देख लीजिए। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर योगी फोर्स पूरी तरह एक्टिव है। नेपाल से आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। आधार कार्ड की जांच हो रही है, बैग की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों को सर्च किया जा रहा है। वजह साफ है, भारत और नेपाल के बीच 1880 किलोमीटर लंबा ओपन बॉर्डर, जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आसानी से भारत में दाखिल होते रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार के आदेश के बाद नेपाल बॉर्डर पर चौकसी सबसे हाई लेवल पर है। एक एक सामान निकालकर, ये देखिए, ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि एक एक सामान गाड़ी से निकाल के बड़ी गहनता के साथ यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सभी आने जाने वालों का जो आधार है वो भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिले थे कि नेपाल के रास्ते से जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठियाँ हैं उनके लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो यही रास्ता है। नेपाल से रोहिंग्याओं की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। सुइया बॉर्डर पर हर आने जाने वाले की कड़ी जांच हो रही है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ डॉग स्क्वाड सक्रिय है और बैग, सामान और वाहनों की गहन चेकिंग लगातार जारी है। यूपी में घुसपैठियों को बाहर करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या के छिपे होने की खबर है वो जिले योगी फोर्स के रडार पर है। खासकर राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर पर विशेष नजर है। हालांकि विरोधी इसे योगी सरकार की ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। ये मेरे को लगा कि 11 साल की ये विलम्ब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में। अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी, जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो SIR हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप इनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए। विपक्ष को भले ही यूपी सरकार की मंशा पर शक है, लेकिन योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी अब घुसपैठिया मुक्त बनकर ही रहेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घुसपैठ के रूट की रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं आपको घुसपैठ का रूट भी दिखाता हूं कि किस बॉर्डर से, किस रूट से और किस राज्य से ये घुसपैठ होती है। अब जरा देखिए आप, ये मेरे सामने, मेरे साथ आप ये पूरा मैप देख रहे हैं। ये नेपाल है जो कि भारत के 5 राज्यों से जिसकी सीमा मिलती है। उत्तराखंड की सीमा लगभग 275 किलोमीटर की, जो कि नेपाल और उत्तराखंड की मिलती है। उसके बाद भारत में यूपी से नेपाल की लगभग 551 किलोमीटर की सीमा यहाँ तक, बिहार से 726 किलोमीटर, सिक्किम से 99 किलोमीटर और बंगाल से 275 किलोमीटर की सीमा मिलती है। 2 जगह पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, जहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी या रोहिंग्या
भारत में अवैध रूप से दाखिल। ये जो मतदाता बन के उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर दाखिल हो जाते हैं, इसी के लिए एसआईआर की प्रक्रिया भी है। चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए एसआईआर को बढ़ा दिया। उसके बाद जो लोग मर चुके हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं, ये जो एब्सेंट वोटर्स, उनके वेरिफिकेशन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई, क्योंकि यूपी के करीब 3 करोड़ वोटर हैं जो लापता हैं और इन्हीं 3 करोड़ वोटर्स की तलाश अब चुनाव आयोग को करनी है। यूपी में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण अपने अंतिम चरण में है। शहर शहर योगी फोर्स एक्शन में गली चौराहे पर बनी अवैध बस्तियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स का कोई पता नहीं। लगभग 15.5 करोड़ मतदाताओं में से 99% यानी करीब 12.5 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है, लेकिन एसआईआर के दौरान ठीक 2 करोड़ 90 लाख मतदाता ऐसे जिनकी या तो मौत हो चुकी है, पता बदल चुका है, कुछ डुप्लीकेट वोटर हैं, जबकि एएसडी कैटेगरी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ मतदाता हैं। और सवाल यही है, लिहाजा यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से कुछ दिन का वक्त मांगा ताकि 3 करोड़ वोटर्स को तलाशा जा सके। हमने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें 2 सप्ताह और मिल जाए तो हम 2-3 काम करना चाहेंगे। एक तो हमारे यहाँ जो बड़ा आंकड़ा है 2 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर्स चिन्हित हुए हैं जो या तो मर गए या जिनका परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनका पहले से कहीं और वोट है या वो बीएलओ को मिले ही नहीं क्षेत्र में, लापता मिले, या उन्होंने अपना गणना फॉर्म साइन करके वापस नहीं दिया। तो चूँकि बड़ा आंकड़ा है तो हम संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि इसमें कोई गलती ना हो जाए और इसको चेक करवाना चाह रहे हैं। लेकिन वोटर हैं कहाँ? इन टोटल गायब वोटर्स में से 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। लगभग 46 लाख मतदाता ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है, 23,69,000 मतदाता डुप्लीकेट, 9,58,000 मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं किए और 84 लाख उपस्थित मतदाता हैं। हर बूथ पे हम मीटिंग करा रहे हैं बीएलओ की और इन एजेंट्स की, और बीएलओ इनको वो लिस्ट अवेलेबल कराएंगे जो वोटर्स उसने चिन्हित किए हैं मृतक के रूप में, स्थायी रूप से स्थानांतरित के रूप में, जो लापता हैं। तो उस उद्देश्य ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हो काम और पॉलिटिकल पार्टीज भी देख सकें कि उस बूथ पे कौन से वोटर्स हैं जिनके फॉर्म नहीं आए, वो भी प्रयास कर सकते हैं कि ढूंढने का ऐसे लोगों को। हालांकि यूपी के लापता वोटर्स की तलाश के लिए प्लान तैयार है। सबसे पहले जरूरत है समय की, ताकि एसआईआर की लिस्ट की फिर जांच की जा सके। नई वोटर लिस्ट को अलग अलग पार्टियों के बीएलओ को दिखाया जाए ताकि वो भी देख सकें कि किसी का नाम तो नहीं कटा। साथ ही एसआईआर के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान फॉर्म 6A भरवाकर नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। दरअसल बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख वोटर्स नदारद थे, जिस पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने चुनाव के दौरान इसे एक मुद्दा बना दिया और अब यूपी में करीब 3 करोड़ वोटर्स गायब हैं। ऐसे में यूपी सरकार और चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में माफियाओं को लेकर जगह फिक्स। सीएम योगी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं और इस एक्शन से माफिया और अपराधियों में योगी की धमक बनकर लगातार गूंज रही है। लेकिन योगी राज यूपी कैसे माफिया मुक्त हो रहा है, उसका उदाहरण मैं इस रिपोर्ट में दिखाता हुआ। यूपी में माफिया के खिलाफ सीएम योगी की लड़ाई जारी है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। कभी आतंक का पर्याय माने जाने वाले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर, अतीक के करीबी अफसार अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर मुख्तार की पत्नी अफशा की, जिसकी 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने जा रही है। कभी अतीक अहमद का करीबी रहा अफसार अहमद अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने अफसार को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अफसार पर 50,000 रुपए का इनाम था। अफसार पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसने हमलावरों
और अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के बीच बैठक की। अशरफ उस वक्त बरेली जेल में था। 2 साल पहले विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और उस दिन से आज तक माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले अतीक के बमबाज गुड्डू पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। उसकी संपत्ति को अब जब्त किया जाएगा और घर पर बुलडोजर एक्शन की संभावनाएं हैं। 30 दिन के अंदर गुड्डू गिरफ्तार नहीं हुआ, अदालत में सरेंडर नहीं किया तो संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी। 2 साल पहले हुए उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम समेत 3 बदमाश फरार। इसी हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अतीक के करीबी अफसार अहमद को गिरफ्तार किया। तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी की अर्जी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया। इस अर्जी में अफशा ने अपनी संपत्ति की कुर्क का आदेश रद्द करने की मांग की थी। संपत्ति की कीमत 9 करोड़ 44 लाख रुपए। मुख्तार अंसारी ने अफशा अंसारी के नाम संपत्ति खरीदी और इसी के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको कुर्क करने का आदेश दिया गया। प्रशासन का दावा यह कि संपत्ति अपराध की कमाई से खरीदी गई। फिलहाल यूपी प्रशासन की कुर्की की कार्रवाई पर कोर्ट की मोहर लग चुकी है। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए अब तक करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें अतीक अहमद की 1600 करोड़ और मुख्तार अंसारी की 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति शामिल है। यानी यूपी में आतंक का पर्याय रहे 2 माफियाओं पर शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। अब इनके गुर्गों की बारी, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इनका भी नामो निशान खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी पुलिस का एक्शन कैसे गुंडे माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है, ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत वक्त वक्त पर तस्वीरें सामने आती, कैसे अपराधियों और माफियाओं को कुचला जा रहा है, ये तस्वीरें फिर सामने आई जो मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं। यूपी में गुंडे अपराधियों का इलाज जारी है। योगी फोर्स की बंदूकों से निकली बुलेट क्रिमिनल्स का हिसाब कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने करीब 13 एनकाउंटर किए हैं। जगह भले ही अलग अलग है, लेकिन योगी फोर्स का मकसद एक ही है, यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाना। मेरठ में पुलिस और मवेशी चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश इमरान और साजिद घायल हो गए और अब पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इमरान और साजिद के अलावा फुरकान भी शामिल है। पुलिस ने चोरी किए गए मवेशी भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से अवैध तमंचा, 2 खोखे और कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, इमरान पर 4 मामले दर्ज हैं, साजिद के खिलाफ भी 5 मामले दर्ज हैं और साजिद और फुरकान के खिलाफ 5-5 केस दर्ज हैं। जब पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन पर फायर बैक किया, तब इनके पैर पर गोली लगी है। वह इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं दोनों अभियुक्तों के साथ पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनके 2 साथी, जिनका नाम साजिद व फुरकान है, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके पास से जो 587/25 में चोरी किए गए पशु थे, उनको भी उनको बरामद किया गया है। औरैया की तस्वीर भी अलग नहीं है। लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश गोकशी का आरोपी शोएब है, जिसे देर रात मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये पुलिस के सहारे चलने को मजबूर है। दरअसल गोकशी का मुख्य आरोपी इटावा की तरफ भागने की फिराक में था। पुलिस ने बाइक से जा रहे शोएब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और शोएब घायल हो गया। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शोएब पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। कब्जे से एक अद्धी 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 1 अपाचे मोटरसाइकिल, इसके साथ ही गौकशी में प्रयोग किया गया उपकरण बरामद हुआ है। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं जो घटना में शामिल थे। उनके संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी के हमीरपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला पुलिस के कंधों पर लटका नजर आया। योगी फोर्स ने मुख्य आरोपी दुर्गा निषाद को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। दरअसल हमीरपुर के कुरारा में आरोपी दुर्गा निषाद ने 2 पक्षों के विवाद में मौके पर पहुंची पुलिस पर ही हमला कर दिया था, जिसमें चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यही नहीं, बदमाशों ने चौकी इंचार्ज से सर्विस रिवॉल्वर और कारतूस भी छीन लिया था। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पहले से ही कई नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय
छीनी गई उप निरीक्षक की सर्विस पिस्टल एवं मैगजीन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम मिश्रीपुर के पास कोना मोड़ के जंगलों में पहुंची। इस दौरान अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से तथा भागने के प्रयास में पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। अपराधी चाहे कोई भी हो, सीएम योगी सबको एक ही तराजू में तौलते हैं और उनकी फोर्स सबका इलाज बुलेट से करती है, क्योंकि अपराध को लेकर सीएम योगी का संदेश साफ है, सबका अंजाम एक है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, अगर पाताल के अंदर भी छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराधियों पर, अतिक्रमणकारियों पर जो एक्शन लिया जाता है वो अपने आप में नजीर बन जाता है। जैसे बुलडोजर एक्शन यूपी में होता है, वही रफ्तार वो बिहार, उत्तराखंड में भी पकड़ रहा है। अवैध निर्माण से लेकर सरकारी जमीन की कब्जे तक सब कुछ खत्म करवाया जा रहा है। अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई का हथियार बन चुका है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन का नाम सुनते ही अतिक्रमणकारियों के जहन में सनसनी दौड़ जाती है। योगी मॉडल की पहचान बना बुलडोजर यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और बिहार में भी गरज रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर की यह तस्वीर हर उस कब्जाधारी के लिए नजीर बन गई जो अवैध कब्जा करने की हिमाकत करता है। दनकौर में 46,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ढा दिया। सुबह सुबह यमुना प्राधिकरण का पीला पंजा अपने काम पर लगा दिया और साफ कर दिया कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया जाएगा। सीतापुर में बुलडोजर ने अवैध मदरसे की नींव को उखाड़ दिया। सीतापुर के निवादा गांव में लंबे समय से अवैध मदरसा चल रहा था, इसकी कोई मान्यता तक नहीं थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने संज्ञान लिया और फिर प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला दिया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर योगी का बुलडोजर गरजा। प्रशासन ने अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया और बीडीए की इस बुलडोजर कार्रवाई से कब्जा गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर भी जमकर गरज रहा है। उत्तराखंड के विकासनगर में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया, जहां करीब 65 बीघा जमीन को कब्जा गैंग से मुक्त करवा लिया गया। सुबह सुबह पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि सीएम धामी का एकदम क्लियर मैसेज है कि सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। कहीं भी सरकारी जमीन दिख रही है जी, किसी न किसी बहाने से कोई धार्मिक सहारा लेकर उसको कब्जा लेना, अतिक्रमण कर लेना, ऐसे बहुत सारे मामले आए और इस पर हमने कार्रवाई की है। बाबा का बुलडोजर यूपी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बिहार में भी रफ्तार पकड़ चुका है। सुशासन बाबू के राज में योगी का बुलडोजर मॉडल एकदम हिट है और कई जगहों पर कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर चल भी रहा है। पिछले 10 दिन के अंदर बिहार के 9 जिलों में 150 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। इसी कड़ी में पटना और जमुई में अतिक्रमण को हटा दिया गया। जहां जमुई में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, तो वहीं पटना में अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया गया। नगर निगम के जो टीम है उनके द्वारा है जो कि अवैध जो कचरा जो रखे हुए हैं वो सब है जो कि हटाने का काम किया जाता है। पूरे पटना में है जो कि 9 टीम है जो कि कार्यरत है, अतिक्रमण अभियान चल रहा है। बिहार के बेगूसराय में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया और इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही ताकि बुलडोजर के रास्ते में कोई रोड़ा न अटका पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं राजस्थान से भी आज एक बड़ी खबर सामने आई। यहां हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।
फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति की बैठकें भी जारी हैं। धू-धू कर जलती गाड़ियां और मौके पर हिंसक विरोध प्रदर्शन। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन भयंकर बवाल में तब्दील हो गया। फैक्ट्री के खिलाफ पिछले 15 महीने से चल रहा आंदोलन महापंचायत के बाद अचानक हिंसक हो उठा। बुधवार को हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसानों ने फैक्ट्री के आसपास लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए और जबरन फैक्ट्री में घुस गए। आक्रोशित भीड़ ने 18 वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथेनॉल फैक्ट्री का किसान पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। बुधवार को भीड़ ने फैक्ट्री के दीवार को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया। ये बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब किसानों ने टिब्बी में महापंचायत की और महापंचायत के बाद हजारों की संख्या में किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। रास्ते में पुलिस बैरिकेड्स उखाड़ दिए गए और एथेनॉल फैक्ट्री तक वो पहुंच गए। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री का किसान पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि प्लांट से इलाके में प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर पर असर पड़ेगा और खेती को नुकसान होगा। उस महापंचायत में हमारा मुख्य वजह ये थी कि एथेनॉल फैक्ट्री जो हमारे इस आबादी भूमि के पास है और उस भूमि पर लग रही है जिस भूमि पर 3 फसलें पैदा होती है, और हम इसका लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। इसमें हवा पानी बिल्कुल प्रदूषण इससे फैलेगा। फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। लोकतांत्रिक ढंग से लोग अपनी इस मांग को लेकर के लड़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलनकारी फैक्ट्री का निर्माण रोकने को लेकर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता का प्रयास भी लगातार जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब आतंक पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया जा रहा है। ऑपरेशन मुनीर पूरे जोरों पर है, लेकिन जंगलों में तलाशी से लेकर बॉर्डर पर हाईटेक निगरानी तक हर मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। ये सर्दियों से पहले पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर बैठे आतंकी किसी भी कीमत पर घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन भारत ने भी साफ किया कि कोई आतंकी न घुस पाएगा न बख्शा जाएगा। घाटी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मुनीर। जंगल जंगल छाना जा रहा है, एक एक रास्ते की तलाश की जा रही है। आतंकियों के हर उस सेफ हाउस को खंगाला जा रहा है जहां उनके छिपे होने की आशंका है, क्योंकि खबर है कि सर्दियों से पहले पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकी घुसपैठ करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से यहाँ दिखा रहे हैं। लगातार एक बड़ा ऑपरेशन जो है आतंकियों के खिलाफ अब शुरू हो चुका है, जहां पर आतंकियों को ढेर करने के लिए लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के किसी तरह के अहम यहाँ पर ऑपरेशन का हिस्सा आज जी मीडिया की टीम बनी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने जंगल का इलाका है, कई सारी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने है और उसी बीच जिस तरह से आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें मानिक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये एसओजी के जवान लगातार इन पूरे इलाकों को खंगाल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटना इस बार सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती है, क्योंकि कश्मीर घाटी और दूसरे हिस्सों की बात करें तो घाटी में 65 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं। इसके अलावा 12 से ज्यादा लोकल आतंकी भी शामिल हैं। इनके अलावा सीमा पार के लॉन्चिंग पैड पर 125 से ज्यादा दहशतगर्द घुसपैठ के इंतजार में है। बर्फबारी के दौरान ये आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जो है बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है, जहां जो एक ट्रेडिशनल रूट भी आतंकियों का रहा है और उसी सब को देखते हुए पूरे इलाके को यहां पर खंगाला जा रहा है। जंगल का इलाका है जिसमें कई सारी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने है। पहली चुनौती कि घना जंगल है, इंटेंस फॉरेस्ट है, जहां पर आतंकी जो है वो झपटते हैं। और अभी आप देखिए किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये जवान लगातार इन पूरे इलाकों को खंगाल रहे हैं कि किसी भी तरह की जो टनल है वो आतंकियों ने ना बनाई हो। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में मुनीर की टेरर फौज ड्रोन के जरिए पहले टोह ले रही है, फिर घुसपैठ कर आतंकी हाइडआउट भी बना रही है ताकि मौका मिलते ही भारत की सीमा में दाखिल हो सके।
लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुनीर के हर नापाक प्लान को फेल करने के लिए तैयार बैठी है और इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की 4 बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। इस दौरान बॉर्डर पर 8 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। करीब आधा दर्जन घुसपैठिए वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए, लेकिन पाकिस्तान में 69 लॉन्चिंग पैड अभी भी मौजूद हैं। दिन और रात ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि जो आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, क्योंकि हाल ही में बीएसएफ द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि करीबन 70 से ज्यादा जो लॉन्च पैड्स हैं वो पाकिस्तान के पाकिस्तान की साइड में जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। ऐसे में घुसपैठ की फिराक में आतंकी हैं, साथ ही साथ ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश भी जो है वो भी पाकिस्तान लगातार रचता रहता है। ऐसे में इन पूरे जंगलों को और जो इसके आसपास के नदी नाले हैं उनको खंगाल कर सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने मंसूबों में जो है वो कामयाब ना हो सके। बॉर्डर फोर्स को ड्रोन, थर्मल इमेजर, नाइट विजन, सेंसर और रियल टाइम रडार से लैस किया गया है ताकि मुनीर की हर नापाक साजिश का मौके पर ही जवाब दिया जा सके। जम्मू से जी मीडिया के लिए रजत वोहरा की रिपोर्ट। और अब मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं जिस तथ्य को लेकर के पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच चुका है। पाकिस्तान बंटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। पाक आर्मी चीफ से सीडीएफ बने मुल्ला मुनीर ने अपने मुल्क को टुकड़ों में बांटने का प्लान बनाया। पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि मुनीर के प्लान पर शहबाज शरीफ सरकार हामी भर चुकी है, लेकिन इसी पर मुखालफत भी, बगावत भी शुरू हो चुकी है। जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस मुल्ला मुनीर ने लिख दी पाकिस्तान में गृह युद्ध के स्क्रिप्ट। क्या है पाकिस्तान के 12 टुकड़े करने का रावलपिंडी प्लान? बलूचिस्तान की खून भरी सड़कें आजादी की मांगों से गूंज रही हैं। सिंधु देश की मांग में आवाम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आजादी के बोल पर तोप के गोले बरस रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान में आजादी के तराने बूटों तले नहीं दब रहे। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तैयार किया पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में बांटने का प्लान। यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार से मुल्ला मुनीर की पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में बांटने की बात हो चुकी है, लेकिन ये पाकिस्तान को बांटने का प्लान क्या है उसकी डिटेल जरा देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त 4 प्रांत हैं और इन्हें ही 12 हिस्सों में बांटा जाना है। पंजाब के 4 प्रांतों के 12 टुकड़े कैसे होने जा रहे हैं मैं आपको आज दिखाता हूं। 4 प्रांत सबसे पहले आप देखिए। पंजाब के 4 प्रांत कौन कौन से हैं? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। पंजाब का बंटवारा होगा, यानी इस सेक्शन का जो बंटवारा होगा वो होगा उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब। ये पहला आपने देखा। इसके अलावा दूसरा आता है सिंध। सिंध का जो एरिया है, ये जो नीचे आप हरे रंग में देख रहे हैं, सिंध का एरिया, कराची सिंध, मध्य सिंध और उपरला सिंध, इन 3 हिस्सों में सिंध के इस एरिया को बांट दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला यह है हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, जिसको कि 4 इलाकों में बांटा जाएगा। उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी और उसके अलावा फाटा रीजन रहेगा। आखिरी आता है बलूचिस्तान का पूरा इलाका। बलूचिस्तान को बांटा जाएगा पूर्व बलूचिस्तान में, पश्चिम बलूचिस्तान में और दक्षिण बलूचिस्तान में। यह पूरा खाका तैयार किया गया है पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में तोड़ने के लिए। आने वाले दिनों में यह फैसला लागू भी होगा। मुनीर के दबाव में शहबाज सरकार की दलील ये कि प्रांत के टुकड़े करने से प्रशासनिक काम आसान होगा। सत्ता कुछ पार्टियों और नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी। ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगे, ज्यादा सरकारें होंगी और इससे पाकिस्तान की तेज तरक्की होगी। मुनीर की सोच ये कि 4 प्रांतों को 12 छोटे प्रांतों में बांट देंगे तो जनता का विद्रोह खत्म होगा। आर्मी को विद्रोह को दबाने में आसानी होगी और विद्रोही आवाज को टुकड़ों में बांटकर कुचल दिया जाएगा। लेकिन मुनीर इतिहास भूल रहा है। पूर्वी पाकिस्तान से उठी विद्रोह की आवाजें कुचलने की कोशिश हुई तो बांग्लादेश पैदा हुआ। आज जो बलूचिस्तान से लेकर सिंधु देश तक प्रदर्शन है, उसका हल पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो सकता।
आज पाकिस्तान की 53% आबादी अकेले पंजाब में रहती, 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती, 17% आबादी खैबर पख्तूनख्वा में रहती और सिर्फ 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती। लेकिन इसी बलूचिस्तान ने मुनीर की आर्मी के परखच्चे उड़ा दिए, वर्दी छीन लेते हैं, पतलून को झंडा बनाकर लहरा देते हैं। मुनीर के पाकिस्तान को बांटने के प्लान के विरोध की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिलावल भुट्टो ने शुरू की। पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो चुकी है। धमकी ये कि सिंध को किसी भी सूरत में बंटने नहीं देंगे। बिलावल के साथ पाकिस्तान की कई छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। यानी मुनीर पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है और जानकारी मानते हैं कि पाकिस्तान में नए गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान को बांटने की साजिश, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर इमरान के खिलाफ हर दिन नई साजिश। अब इमरान खान की जेल बदलने की तैयारी है ताकि इमरान को लापता किया जाए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली में मुनीर के पोस्टर भी लहराए गए। इमरान खान के खिलाफ मुनीर की नई साजिश, अब इमरान की जेल बदलने की तैयारी। क्या इमरान समर्थकों से डर गया मुल्ला मुनीर? पाकिस्तान का CDF आसिम मुनीर इमरान खान को लापता करने की साजिश रच रहा है। इमरान की जेल बदलने की तैयारी है, लेकिन इमरान खान को कहां भेजा जाएगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। इमरान की बहनें अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी। अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। इमरान समर्थकों का हुजूम जमा। अब पाकिस्तान में आर या पार की लड़ाई है। एक तरफ जेल में बंद इमरान है तो दूसरी तरफ CDF मुनीर। सिर्फ इमरान खान को गायब करने की नहीं बल्कि उनकी पार्टी को प्रतिबंधित करने की तैयारियां भी शुरू हो गई। दरअसल पंजाब प्रांत की असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें इमरान की पार्टी पर दुश्मन देश के लिए औजार और तरह तरह के काम करने का आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक तस्वीर पिछले 24 घंटे से सुर्खियां बटोर रही हैं। इसमें विपक्षी PMLN की महिला विधायक सोबिया शाहिद, पाकिस्तानी सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर थामे दिख रही है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों को फौरन तस्वीर हटाने का आदेश दे दिया गया और तस्वीर लहराने के लिए शाहिदा की आलोचना भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी पर भले ही शहबाज शरीफ बैठे हो, मगर हुक्म मुल्ला मुनीर का ही चलता है और ये बात संसद से लेकर सड़क तक हर किसी को पता है। ऐसे में मुनीर की बेइज्जती भला कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? मगर जिस तरह मुनीर ने इमरान के खिलाफ साजिशों का पिटारा खोल रखा है और इमरान के समर्थक बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, वो दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम के हाथ मुनीर की गर्दन तक पहुंच जाएंगे और फिर आतंक के रहनुमाओं को कोई भी बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।